नमस्कार, दिल्ली के लाजपत नगर से सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत एक अहम खबर से। दरअसल WHO ने भारत की मेडन फार्मा कंपनी की बनाई गई 4 कफ सिरप दवाओं को इस्तेमाल ना करने का अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें, अफ्रीका के गाम्बिया में इन दवाओं का इस्तेमाल करने के बाद 66 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में इन दवाओं को नहीं बेचा गया है। देखिए परिमल कुमार की ये रिपोर्ट। 66 बच्चों की मौत का आरोप छोटा नहीं होता। इससे पैदा सवालों के जवाब तलाशने भारतीय ड्रग रेगुलेटर और हरियाणा के ड्रग कंट्रोलर की टीम मेडन फार्मा के सोनीपत के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शक के घेरे में आई चारों दवाइयों के सैंपल ले लिए गए हैं। इसकी जांच के नतीजे 2 दिनों में आएंगे। हालांकि WHO की एडवाइजरी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की कुछ आपत्तियां भी हैं। सूत्रों के मुताबिक WHO ने एडवाइजरी जारी करने से पहले नियमों के मुताबिक भारतीय रेगुलेटर को न तो दवा के लेबल की फोटो दी और न ही उसके बैच की जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को भी देख रहा है कि ये चारों कोल्ड और कफ सिरप गाम्बिया ही भेजे गए या देश में कहीं और भी किसी दूसरे देश में भेजी गई दवा टेस्टिंग के बाद ही प्रयोग में लाई जाती है। तो WHO बताए कि बाजार में उतारने से पहले क्या इन चारों दवाओं की जांच गाम्बिया में की गई थी। हम फिलहाल नेताजी सुभाष पैलेस में जो पीतमपुरा में यहीं पे कॉर्पोरेट ऑफिस है मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का, और यहाँ पे आप देखिए कि फिलहाल जो है ये सुबह में ये बताया गया कि ये ऑफिस खुला जरूर था, लेकिन अब ये बंद कर दिया गया है। इस पे ताला लगा हुआ है। यहाँ पे कोई फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन आरोप इसी कंपनी को लेकर लगा है कि जिसमें इसके कफ सिरप कोल्ड और कफ सिरप पीने के बाद जो है वो बच्चों की मौत हो गई। WHO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लोग प्रोमिथाजीन ओरल सॉल्यूशन, कोफैक्सिमिलीन बेबी कप सिरप, मकोफ बेबी कप सिरप और मग्रिप एंड कोल्ड सिरप के प्रयोग से बचें। WHO ने आज 4 कफ सिरप को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। WHO के मुताबिक गामीबिया में इन 4 कफ सिरप के इस्तेमाल से किडनी की समस्याएं और 66 बच्चों की मौत हुई है। भारत के केमिस्ट और ड्रगिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मेडन फार्मा के सवालों के घेरे में आए चारों सिरप की भारत में मौजूदगी से इनकार किया है। WHO ने गाम्बिया में जो 4 कफ सिरप देखी हैं जिसपे बच्चों की कुछ डेथ्स हुई हैं, इसके बारे में हमने पता किया है कि जो मेडन फार्मास्यूटिकल सोनीपत कंपनी है वो केवल एक्सपोर्ट में है, देश में उसका कोई मार्केटिंग नहीं है। फिर भी हमने एहतियात के तौर पर DCGI को भी यह पूछा है कि अगर हमें देश में कुछ इसके प्रति हमारे केमिस्टों को 9,40,000 केमिस्टों को आगाह करना है तो हाँ हमें बताएं ताकि हम अपने लोगों को सूचित कर सकें। जांच पड़ताल से लेकर सवालों का दौर जारी है। सवाल भारत की फार्मा कंपनी पर भी है और WHO पर भी। जवाब जल्दी तलाशने जरूरी हैं क्योंकि सवाल जिंदगी का है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में सीवर में काम करने के बाद 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग बीमार पड़ गए। इसके बाद अस्पताल और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। फरीदाबाद मोर्चरी के अंदर 4 सफाई मजदूरों की लाश है और बाहर मौत का कोहराम। बुधवार दोपहर बाद एक सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान 4 मजदूर रोहित, रवि कुमार, विशाल और रवि गोलदार की मौत हो गई। इस हादसे में रवि और रोहित 2 सगे भाइयों ने भी जान गंवाई। इनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। पूरा घर इन दोनों ही भाइयों की मजदूरी से चलता था। घर में अब विधवा मां और दोनों भाइयों की पत्नी और 3 बच्चे ही बचे हैं। घर की आर्थिक हालत खराब होने के चलते ये दोनों भाई 400 रुपए रोज पर एक प्राइवेट सफाई कंपनी में काम करते थे। यही दोनों बच्चे थे कमाने। 1 साल के बच्चे हैं दोनों बेटियों पर। मैं उन बेटियों की माँ हूँ, मैं अपाहिज हूँ। दोनों बेटियां, एक बच्चा है। अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ सर। सास तो विधवा है, मैं तो अपाहिज हूँ। इनके जो 2 ही बच्चे मेरे, ऊपर वाले ने ले लिया। मेरी बेटियों को इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी के 1 साल के बच्चे हैं, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। बुधवार दोपहर को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में 4 सफाई मजदूर इस सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए उतरे थे। बताया ये भी जा रहा है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूर
सुपरवाइजर की मौजूदगी में सेफ्टी टैंक में उतरे थे। अस्पताल ने कैमरे के सामने बात नहीं की, लेकिन उनका कहना है कि ये सेफ्टी टैंक नहीं बल्कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक था। हम अस्पताल में उस जगह पर पहुंचे जहां मजदूरों की मौत हुई थी। अस्पताल के प्रशासन ने हमसे कैमरे पर कोई बात नहीं की। उनका ये कहना है कि वो कैमरे पर बात नहीं करेंगे, लेकिन अनऑफिशियल उन्होंने जो है वो ऑफ द कैमरा उन्होंने यही कहा कि ये जो सेफ्टी टैंक है इसको अस्पताल बता रहा है कि ये वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक है। लेकिन मैं आपको इसका दूसरा पहलू ये दिखाऊं कि अभी हम खड़े हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि इस चैम्बर के ठीक बगल में पूरे अस्पताल का एसटीपी प्लांट लगा हुआ है, जहां पर जो गंदा पानी है हॉस्पिटल का उसकी साफ सफाई होती है। पुलिस ने अस्पताल और प्राइवेट फर्म के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है और जांच के नाम पर उनके पास कहने को भी ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सेफ्टी टैंक में कुछ व्यक्तियों की डेथ हो गई है, तो हमने फायर ब्रिगेड की हेल्प से उनको निकाल लिया था और इसमें हमने कल एफआईआर दर्ज की है। अभी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। फिलहाल हम पोस्टमार्टम बीके हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। महेंद्र जी, ये बताइए कि इस मामले पर गिरफ्तारी अभी तक किसी की हुई है उस तरीके से? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसमें हम इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जैसे ही फैक्ट आएंगे तुरंत उसकी गिरफ्तारी हम करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि सीवर में सफाई के दौरान मरने पर सफाई मजदूरों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि ज्यादातर मामलों में गरीब मजदूरों का परिवार थक हार कर घर बैठ जाता है। फरीदाबाद से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बच्चा चोरी की घटना को लेकर 3 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों साधु पिछले 2 दिनों से भिलई के इलाकों में घूम रहे थे। कल देर रात दशहरा के बाद स्थानीय लोगों ने साधुओं को डरा धमकाकर इलाके से जाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी सुबह तक साधु उसी इलाके में घूमते रहे। इसके बाद इन संदिग्ध साधुओं की लोगों ने पिटाई कर दी। पुलिस ने इस मामले में पिटाई करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बच्चा चोरी के शक में ये घटना हुई। साधुओं को चोटें आई हैं और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान ना दें। साधु खुद को राजस्थान का बता रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई आईडी नहीं है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी। उन्होंने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा भी की। आपको बता दें, कर्नाटक में ये भारत जोड़ो यात्रा 22 दिनों तक चलने वाली है और एक लंबे समय बाद सोनिया गांधी किसी पदयात्रा या फिर कहीं रैली का हिस्सा बनी है। देखिए निहाल किदवई की ये रिपोर्ट। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी तो कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं सभी में उत्साह था। सोनिया गांधी करीब पौन घंटे तक पद यात्रा में शामिल रहीं, लेकिन उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर राहुल गांधी उन्हें वापस जाने की कोशिश करते नजर आए, तो बाद में सोनिया गांधी वापस चली गई। लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर चर्चा में आई। सोनिया के जूते का फीता खुल गया तो झट से राहुल उसे बांधने बैठ गए। सोनिया गांधी और राहुल से मिलने और उन्हें देखने काफी भीड़ उमड़ी, वो भी मंड्या में, जो कि जेडीएस का गढ़ माना जाता है। राहुल गांधी को देखा, सोनिया गांधी को देखा। राहुल गांधी को देखना सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वो हमारे लिए इतना सफर कर रहे हैं, तो हम भी उसके साथ आगे आगे जाना चाहते हैं। यात्रा में भारत जोड़ो में हम भी शामिल होकर बहुत खुशी हुई हमको। एक महिला जो देख नहीं सकती वो फूल लेकर देने आई, लेकिन भीड़ ने उसका हौसला पस्त कर दिया। मिस्टर राहुल गांधी, ये फूल मैं राहुल गांधी के लिए लाई हूँ। भारी भीड़ की वजह से मैं उनसे मिल नहीं पाई, ना ही उन्हें दे पाई। कांग्रेस विधायक सौम्या रेड्डी खुश हैं कि वो सोनिया से मिल पाए।
हम सभी महिला विधायक आज आए, आई थिंक सभी आए, उनसे मिलने के लिए, खास कर के लिए आए क्योंकि वो हमारे लिए तो आदर्श नारी है इंदिरा गांधी जी के बाद, तो हमें बहुत खुशी हो रही है उनसे मिलकर। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से राहुल की छवि बेहतर हुई है। गांधी जयंती के दिन मैसूर में बारिश में भीग कर दिया हुआ भाषण वायरल हुआ। राहुल गांधी कर्नाटक में भारत जोड़ो के साथ जब आए, उन दिनों पे सीएम 40% वाला पोस्टर वायरल था, जिसमें निशाना कर्नाटक की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर भ्रष्टाचार को लेकर साधा गया है। राहुल गांधी अपने भाषण में ज्यादातर यही मुद्दा उठाते हैं। हिंदुस्तान की शायद सबसे भ्रष्ट सरकार है, ये हर चीज में 40% कमीशन लेती है। कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन का राज चल रहा है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस यात्रा का लक्ष्य, ये जो मुद्दे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में इन मुद्दों के लिए लड़ना है। जब कभी भी कांग्रेस पर संकट गहराया, गांधी परिवार ने कर्नाटक का रुख किया और इस राज्य ने कभी निराश नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी को सुरक्षित सीट चिकमंगलुरु में कामयाबी मिली, तो 1999 में सोनिया गांधी ने बेल्लारी का दामन थामा और अब पार्टी के नए अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तय माना जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली अभी दूर है। सोनिया गांधी के इस यात्रा से जुड़ने से कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह यात्रा कर्नाटक कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के गिले शिकवे दूर कर पाएगी? अगर ऐसा होता है, तभी कर्नाटक में कांग्रेस के जीतने की संभावना बढ़ेगी। पांडवपुरा मंड्या से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू गए, कई ऐलान किए और अब वो वापस दिल्ली भी लौट गए हैं, लेकिन वहां वो कश्मीरी पंडितों से नहीं मिले, जिसको लेकर कश्मीरी पंडितों में काफी नाराजगी है। देखिए नीता शर्मा की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये कश्मीरी पंडित पिछले 150 दिनों से गुहार लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन उनकी आवाज सुने। इनका कहना है कि प्रशासन बहरा हो गया है। इस हफ्ते जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचे थे, उन्हें उम्मीद थी कि गृह मंत्री उनसे भी मिलेंगे। इनमें से आस लगाकर राजौरी भी कई पहुंचे, लेकिन वहां भी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं जो सोच के गया था बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं रिलोकेशन का मेमोरेंडम उनको दूंगा और फिर हमारी रिलोकेशन होगी, वो टोटली इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मेमोरेंडम उनको दे सकूं कि सर ये हमारा मेमोरेंडम है, हमें रिलोकेट कीजिए। मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि सिर्फ मेमोरेंडम देना ही नहीं था, उनके हाथ तक ही नहीं पहुंचाना था, उनको समझाना भी था, उनको बताना भी था कि इस मेमोरेंडम में लिखा क्या है, हम लोग चाहते क्या हैं, उनको कन्विंस भी करना था कि इसमें हम क्यों चाहते हैं रिलोकेशन। आखिर हमारी लाइफ को जो इतना रिस्क है, हमारी जो टारगेट किलिंग हो रही है, उसको रोकना है। वो 2 मिनट 3 मिनट के अंदर अंदर या खड़े खड़े मैं नहीं बता सकता था। मंगलवार को कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने एक ट्वीट में समुदाय के प्रति उदासीनता पर नाराजगी जताई। दरअसल पीएम पैकेज कर्मचारी के रूप में बडगाम के राजस्व विभाग में काम करने वाले राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडित सुरक्षित नियुक्ति की मांग करते रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। उसके बाद मास माइग्रेशन जैसे हुआ और कई कश्मीरी नौजवान श्रीनगर से जम्मू आ गए। कर्मचारी ऑल माइग्रेंट विस्थापित कर्मचारी संघ के बैनर तले ये लोग बीते 150 दिनों से धरने पर बैठे हैं। प्रशासन ने उनकी अब सैलरी भी काट ली है। हमारे ये नवरात्रे भी चल रहे थे, अभी दशहरा भी कल था, अभी आने वाली दिवाली भी है, तो हमारे कई भाइयों की एम्प्लॉयज की सैलरी पिछले 4-4, 5-5 महीनों से बंद रखी है। कुछ डीडीओज ने, सभी ने नहीं, ऑलमोस्ट 80% एम्प्लॉयज की सैलरी आई है, लेकिन कुछ डीडीओज ने पता नहीं वो किन के इशारे पे ये कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं, उनसे भी गुजारिश करते हैं और सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि उन डीडीओज को हिदायत दी जाए, इनकी सैलरी निकाली जाए। इस समुदाय का कहना है कि सरकार उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही है।
उनकी जान की किसी को परवाह नहीं है। खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से अप्रैल 2022 तक 34 अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोग घाटी में मारे जा चुके हैं और अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद 14 कश्मीरी पंडित या हिंदू समुदाय से जुड़े लोग मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो बहुत जल्द फाइनलाइज कर दिए जाएंगे। हो सकता है कि अगले साल चुनाव भी वहां पर हों। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी खुद की वहां पर सरकार बनानी है तो उसे घाटी में भी अपनी पकड़ और ज्यादा पक्की करनी होगी। इसके चलते कश्मीरी पंडितों का जो गुस्सा है, जो उनकी जायज मांगे हैं, उस पर भी उन्हें जल्द से जल्द ध्यान देने की जरूरत है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश में चुनाव आयोग के नए प्रस्तावों को लेकर अब राजनीतिक बहस छिड़ गई है। कई विपक्षी दल अब इसको लेकर सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। भारत सरकार चुनाव सुधार से जुड़े चुनाव आयोग के नए प्रस्तावों पर आयोग के साथ गंभीरता से सलाह मशवरा कर रहा है और मौजूदा कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से बातचीत में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मेरी चुनाव आयोग के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनावों के नियमों में जरूरी संशोधन के मुद्दे पर चर्चा चल रही है। बदलते समय और परिस्थिति के मुताबिक सरकार जरूरी सलाह मशवरे के बाद चुनाव सुधार के लिए कदम उठाएगी। कानून मंत्री का बयान चुनाव आयोग के उस नए प्रस्ताव के ठीक बाद आया है जिसमें आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को चिट्ठी लिखकर कहा कि राजनीतिक दलों को चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों के वित्तीय अनुमान और उन्हें फंड करने के तरीकों और साधनों का विवरण देना होगा। सभी राजनीतिक दलों से इस प्रस्ताव पर 19 अक्टूबर तक जवाब मांगा गया है। वामदल मानते हैं ये विषय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने इसका विरोध किया है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या बोल रहा, लोग को, जनता को, देश को क्या करना, क्या बोल रहा, ये पॉलिसी मैटर्स है। ये जनता का, इट इज़ फॉर पीपल to decide whether they accept those promises or reject those promises. शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग के प्रस्ताव को राजनीतिक दलों के कामकाज में हस्तक्षेप करार दिया है, जबकि जनता दल यूनाइटेड ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग दूसरे संवैधानिक संस्थानों के अधिकार और कर्तव्यों का हनन कर रही है। चुनाव आयोग को भी एक आचार संहिता में रहना चाहिए। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो चुनाव आयोग पर भी लागू होना चाहिए। चुनाव के वक्त में जो वायदे किए जा रहे हैं, ये देखने के लिए, करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सरकार को मीटिंग में बुलाना चाहिए कि सब पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के इस पर आचार संहिता तय करें। राजनीतिक दलों की पॉलिटिकल फंडिंग, चुनावों से पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो में राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले वायदों की व्यवहारिकता और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस में संशोधन का प्रस्ताव रख के चुनाव आयोग ने इस मसले पर देश में एक बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। सरकार ने संकेत दिया है कि वो चुनाव सुधार के एजेंडे को लागू करने के लिए कानून में संशोधन करने को तैयार है। अब सरकार के सामने अगली चुनौती इस संवेदनशील मसले पर राजनीतिक दलों में आम राय बनाने की होगी। दिल्ली से राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा है कि केजरीवाल सरकार पर कई फर्जी मामलों में कार्रवाई चल रही है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने जब दिल्ली नगर निगम के टोल टैक्स घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की तो इसको लेकर उपराज्यपाल ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। देखिए शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। केजरीवाल सरकार इस बात से नाराज है कि उपराज्यपाल विनय सक्सेना उनके खिलाफ जांच की झड़ी लगा रहे हैं, लेकिन जब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली नगर निगम में 6000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की सिफारिश की तो उपराज्यपाल ने 2 महीने बाद भी जांच की बात तो दूर ये तक कंफर्म नहीं किया कि चिट्ठी उनको मिल गई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी। बीजेपी ने नगर निगम में 6000 करोड़ का घोटाला किया है और दिल्ली की जनता से ही वसूला और देश की और जनता जो दिल्ली में आती है, कमर्शियल टैक्स जो दिल्ली में कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पे वसूला जाता है, उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। लोगों से लिया गया लेकिन टैक्स में नहीं दिया गया और बीजेपी जानबूझ के उसको छूट देती रही
और अगला जब ठेका दिया तो और कम पैसे में दे दिया। मनीष सिसोदिया ने 10 अगस्त को उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें आरोप लगाया था कि एक टोल कलेक्शन कंपनी को 2017 में टेंडर दिया गया। तय हुआ कि सालाना 1200 करोड़ रुपए टोल टैक्स कंपनी एमसीडी को देगी। कंपनी ने केवल पहले साल ही पूरी रकम दी, उसके बाद नहीं। रकम पूरी ना देने के बावजूद कंपनी को ना ब्लैकलिस्ट किया गया और ना ही दोबारा से टेंडर हुए, क्योंकि एमसीडी से मिलीभगत थी। 2021 में फिर टेंडर हुआ, लेकिन 786 करोड़ सालाना का। दिल्ली में आने वाले वाहनों की संख्या बढ़ी, जबकि टेंडर की रकम कम कर दी। टोल जमा करने वाली कंपनी को कोरोना के नाम पर 83 करोड़ रुपए की छूट दी। इसके आधार पर सिसोदिया ने दिल्ली नगर निगम में 6000 करोड़ के कथित घोटाले की सीबीआई जांच की मांग उपराज्यपाल से की। बीजेपी का कहना है कि सिसोदिया मुद्दे से भटका रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने ट्वीट कर कहा, मनीष सिसोदिया जी, अगर आपको लगता है कि घोटाला हुआ है और आपके पास सबूत हैं और आपको लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपकी नहीं सुन रहे, तो कोर्ट क्यों नहीं जाते और सबूत क्यों नहीं रखते? सिसोदिया जी, आपको पता है आप जो आरोप लगा रहे हैं उसमें दम नहीं है, बस मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हो। आम आदमी पार्टी का दर्द यह है कि उसकी केजरीवाल सरकार के खिलाफ तो जांच पे जांच बैठ रही है, जबकि दिल्ली में उसकी चुनी हुई सरकार होते हुए भी वो केवल आरोपों से आगे नहीं बढ़ पा रही। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर तंज कसते हुए ये कहा है कि एलजी साहब, इतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती जितना आप मुझे डांटते हैं। पिछले 6 महीनों में इतने लव लेटर जितने आपने लिखे हैं, इतना तो मेरी पत्नी ने भी कभी नहीं लिखे हैं। तो एलजी साहब, थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस से कहें थोड़ा चिल करें। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। ठाणे से पनवेल जा रही लोकल ट्रेन में कुछ महिलाएं आपस में भिड़ गई। ये मामला बुधवार का है। महिला डिब्बे में सीट को लेकर 3 महिलाओं के बीच कहासुनी हो गई और फिर बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट में बदल गई। खास बात है कि नेरुल में विवाद सुलझाने आई महिला पुलिसकर्मी को भी महिलाओं ने जख्मी कर दिया। वाशी जीआरपी अब मामला दर्ज कर जांच कर रही है। सिटी सेंटर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। और चंडीगढ़ के सुखना लेक पर भारतीय वायुसेना के एयर शो की किस तरह से रिहर्सल हो रही है वो देखिए। दिल्ली के लाजपत नगर से सिटी सेंटर शो में फिलहाल बस इतना ही। मुझे और मेरी कैमरा सहयोगी पूजा आर्या को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।